नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो यहाँ पे केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की जो यहाँ पे वैकेंसी आई है 21,391 पदों पर। तो हम लोग इसी में जो यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा जो यहाँ पे बिहार पुलिस का जो हल पत्र जो है प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। उसका यहाँ पे जो दिया गया है वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2023 तक जो यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे आज जो 2020 के जो एग्ज़ाम में पूछा गया था बिहार पुलिस में जो प्रश्न, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे परीक्षा तिथि था यह 14 मार्च 2021 में यह पूछा गया, यह सेट है। तो हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ जीके का प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहला यहाँ पे प्रश्न है, कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा है। तो जो कवि विद्यापति के द्वारा जो लिखा गया है इसको हम लोग जूम करते हैं तो आसानी से आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रश्न को जूम कर दिया। कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा है। तो यह कौन सी भाषा है? तो यह है अवहट भाषा। यहाँ पे दिया गया है इसका डिस्कशन। कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा अवहट है। इनकी कीर्ति पटाखा भी अवहट भाषा में ही लिखी गई है। विद्यापति ने 3 भाषाओं संस्कृत, मैथिली, अवहट में काव्य की रचना की है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि कवि विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। विद्यापति की ख्याति का मुख्य आधार मैथिली में रचित पदावली है। इनमें लगभग 1000 पद हैं जो आज भी गीत के रूप में गाए जाते हैं। और यहाँ पे विद्यापति मूलतः श्रृंगेरी कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है जो कि मैथ का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जीके का प्रश्न होगा उसको ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, तो यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे जीके का प्रश्न हम लोग सिर्फ देखते हैं। तो आगे यहाँ पे यह इंग्लिश का प्रश्न है और यहाँ पे आया आपका जीके का प्रश्न। जीके का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो कौन सा जो प्रस्ताव है केवल लोकसभा में ही अनुमोदन उसका हो सकता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 4, यानी निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल लोकसभा में ही इसको पारित किया जा सकता है। आगे यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो दिया गया इसमें निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अनुमोदित होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो HD देवगौड़ा थे, जो 1997 में इन्हें हटाया गया था। अगला है लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 में पेश किया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 8 नंबर, किस कहानी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र था? यह जो कहानी था उसने कहा था में इसी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो विधान परिषद में जो है न्यूनतम निर्धारित संख्या कितनी है? यह है 40। दिया गया इसका डिस्कशन, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 169 में किया गया है। अगला है विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जो विधान परिषद है यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं इसमें। तो आगे है इसमें, यदि विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3
बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापना कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। यह जो पॉइंट है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है यहाँ पे विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। यानी जो विधान परिषद में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वह संबंधित राज्य की जो विधानसभा है उसकी जो संख्या है उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, इसको भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है जो वर्तमान समय में केवल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 100 सीट है, कर्नाटक में है 75 सीट, महाराष्ट्र में है 78 सीट, बिहार में है 75 सीट और आंध्र प्रदेश में है 50 सीट, वहीं तेलंगाना में 40 है। यह विधान परिषद का यहाँ पे विद्यमान है। अगला यहाँ पे विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। विधान परिषद का अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनने की न्यूनतम आयु इनका होना चाहिए 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 स्थानीय स्वशासी संस्था के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 विधानसभा द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक किया हो, 1/12 सदस्य अध्यापक द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला या इससे ऊपर के शैक्षणिक संस्थान में हो, और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता या समाज सेवा में जानकारी हो, निर्वाचित किया जाता है। और यहाँ पे है विधान परिषद की किसी बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/10 होना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे दिया गया है विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति और उपसभापति चुनती है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह यानी पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह, कुल मिला के 4 माह तक रोक सकती है। इसके बाद स्वतः वह पारित समझा जाता है। अगला है पश्चिम बंगाल और पंजाब में 1969 में विधान परिषद समाप्त किया गया। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग इसका डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे, तो डिस्कशन बहुत ही लंबा है, इसको हम लोग रहने देते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न दिया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 11 नंबर, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। तो इसमें कुल 11 अंक होते हैं। IFSC कोड में 11 अंक होता है। IFSC का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाता है, 5वां कैरेक्टर 0 होता है और आखिरी के 6 अंक ब्रांच के कोड के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न दिया गया है कि 90 kg भार वाली वस्तु के लिए क्या है। तो वस्तु के लिए यहाँ पे उसका जो भार है पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर 40 kg होगा। उसका भार पृथ्वी की सतह से RE2 गहराई पर 45 kg होगा। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये इसका 12 नंबर का जो है दिया गया, इसमें क्या होगा। तो 12 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे दोनों कथन जो है, यह दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों है। तो कौन है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, VOSO4। यह जो है अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि गलत कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन जो है यह गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य तरंगों की ऊर्जा परास जो है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। यह बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यही इस पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर लोग देखते हैं इसका डिस्कशन
कि दृश्य तरंगे की जो ऊर्जा प्रकाश है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है, यह कथन गलत है। और यहाँ पे दृश्य तरंगों की जो ऊर्जा प्रकाश है वह 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। और सूक्ष्म तरंगों के जो तरंग दैर्घ्य है 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर के पास में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है एक्सरे। एक्सरे को आमतौर पर मशीनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किंतु एक्सरे रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से भी प्राप्त हो सकते हैं। गामा किरणों की विभेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। तो यह जो आया था कब आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था, तो जो राष्ट्र संघ है यह आपका 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। इसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं। तो दिया गया है कि राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद वुडरो विल्सन ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की इच्छा व्यक्त की थी जिसके द्वारा सभी देशों को आपसी झगड़ों को शांतिपूर्वक हल किया जा सकते। राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। आगे है यहाँ पे प्रश्न है कि क्लोरीन ClF3 में Cl की संकरण अवस्था क्या है। तो इसमें जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C sp3d, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि मेरी जेल डायरी किस कृति के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक हैं यहाँ जयप्रकाश नारायण हैं। मेरी जेल डायरी यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला इसमें दिया गया है कि इन्हें JP अथवा लोक नायक के नाम से जाना जाता है और भारत सरकार ने उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा और 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। उनके पिता का नाम हर्षुदयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूलरानी देवी था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व 1974 में किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। तो आगे यहाँ पे दिया गया है, कुछ लेखक हैं उनकी कृतियाँ हैं। राजकमल चौधरी की जो कृति है यह कंकावती है, मुक्ति प्रसंग है, इस अकाल बेला में स्वर्णगंधा। राजकमल चौधरी का वास्तविक नाम मनिंद्र नारायण चौधरी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है गजानंद माधव की जो मुक्ति बोध रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक बुधुल, काठ का सपना विपात्र, सतह से उड़ता आदमी, कमायनी एक पुनर्विचार। और अगला है यहाँ पे नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला यहाँ पे पद्मा जो सचदेव है इनकी रचना है अमराई, भटको नहीं धनंजय, बूंद बावड़ी, अब न बनेगी दोहरी, मेरी कविता मेरे गीत, अकर कुंड, यह जो है पद्म सचदेवा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था। तो यह मिला था दीवार में एक खिड़की रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग इसका डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं। तो दिए गए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है के लिए दिया गया था और भारत सरकार ने 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किया और यह पहली बार जो है 1955 में प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को कविता संग्रह तुमरी के शब्द के लिए दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिए जो कि वर्तमान यह करंट का प्रश्न है। और अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए अतुल कुमार राय को उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे दिया गया है जिसको हम लोग यहाँ पे जूम आउट करते हैं। तो अगला यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
तो इसका हम लोग यहाँ पे मिलान करते हैं। पवनों और उनके प्रवाह क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो दिया गया यहाँ पे बोरो, तो बोरो जो है यह कहाँ चलती है, तो यह दक्षिणी फ्रांस में चलती है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो है यह कहाँ चलती है, तो यह सॉरी यहाँ पे जो बोरो है, बोरो जो है यह बोरो जो यहाँ पे पवन है यह इटली में चलती है, और मिस्ट्रल जो है दक्षिणी फ्रांस में। खमसीन जो है यह मिस्र में चलती है। वहीं हरमट्टन, जो हरमट्टन है यह पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे देखते हैं इसका यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है। बोरो, बोरो जो है यह इटली के क्षेत्र में चलती है। मिस्ट्रल दक्षिण फ्रांस में, खमसीन मिस्र में, हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका में, और हरिकेन जो है यह अमेरिका में चलती है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में, चिनूक जो है यह रॉकी पर्वत अमेरिका में चलती है। और अगला है यहाँ पे सिरोको, सिरोको जो है इसे डॉक्टर पॉन कहते हैं, और यह सहारा मरुस्थल के उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप की तरफ चलती है। शामल जो है यह अरब मरुस्थल में चलती है। बोरा यह पूर्वी यूरोप से इटली की तरफ चलती है। ब्रिक फिल्टर यह जो है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। पुनाज, पुनाज जो है यह एंडीज पर्वत पर चलती है। और पुर्गा जो है यह साइबेरिया के क्षेत्र में चलती है पवन। अगला है यहाँ पे नार्वेस्टर, जो यहाँ पे नार्वेस्टर है यह न्यूजीलैंड में चलती है। सांता एना, सांता एना जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में चलती है। पैम्पेरो, पैम्पेरो जो है यह पंपास मैदान जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है इसमें चलती है। ब्लैक रोलर यह जो है उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलती है। यामो, यामो जो है यह पवन जापान में चलती है। लू जो है यह उत्तरी भारत पाकिस्तान में यह चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर दिया गया है, भारत में तांबे की तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो भारत में तांबे का सबसे जो ज़्यादा तीसरा जो उत्पादक राज्य है यह कौन है, तो यह झारखंड है। भारत में तांबे के उत्पादन में तीसरा सर्वाधिक राज्य झारखंड है। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक तांबा जो है यह मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में 53%, उसके बाद राजस्थान में 43% और झारखंड से 4% तांबे की यहाँ पे उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं जो भारत के प्रमुख जो खनिज है उनके उत्पादन में जो प्रथम स्थान है उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कोयला के उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ है। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश है। लोहे अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा है। चांदी के उत्पादन में राजस्थान है। कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम है। सोना के उत्पादन में कर्नाटक है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। और यूरेनियम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश है। आगे है यहाँ पे टंगस्टन, टंगस्टन के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। इसको यहाँ पे देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आगे है यहाँ पे निकेल, तो निकेल के उत्पादन में जो है उड़ीसा है 1 नंबर पे। सीसा के उत्पादन में राजस्थान है। प्लेटिनम के उत्पादन में उड़ीसा है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा है। तो यह आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 22 नंबर। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। यह कहाँ है, यह असम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में असम में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना प्रारंभ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ में दिया गया है जनगणना के बारे में कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC फ्लॉडेन थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 1921 की जनगणना में पिछली जनगणना की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दिया गया। वर्ष 2011 में जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया। और इसका जो नारा यहाँ पे था, जो यहाँ पे 2011 की जनगणना का जो यहाँ पे स्लोगन था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है लगभग 121 करोड़ है, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सम्मिलित जनगणना के बराबर है। और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और यहाँ पे दिया गया है अगला कि भारत की जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि है यह 17.72% हुई है।
पुरुषों की आबादी में 17%, वहीं महिला की आबादी में 18% में वृद्धि हुई है। 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत लिंगानुपात में कितना था, तो 943 प्रति हजार पुरुष पर महिला की संख्या यहाँ पे दर्ज किया गया था। नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुए, यानी -0.6% हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर 1961 से 71 तक रही है। सर्वोच्च लिंगानुपात केरल राज्य में है। उसके बाद सबसे अधिक जो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है वह पुदुचेरी में है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार सबसे ज़्यादा घन है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीके का प्रश्न। तो यहाँ पे दिया गया है कि तारे का रंग इंगित करता है, तो तारे का रंग जो है इसके ताप को इंगित करता है। और तारों के वर्ग या समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की वर्तमान में संख्या 88 है। सूर्य का निकटतम तारा जो है सूर्य है। सूर्य के बाद निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और यहाँ पे आगे दिया गया है कि प्लानिटरी सिस्टम वाला निकटतम जो तारा है यह अल्फा सेंचुरी है, जिनका अपना सौरमंडल है। अगला है यहाँ पे सूर्य के बाद सर्वाधिक चमकीला जो तारा है यह साइरस है या डॉग स्टार है। ब्रह्मांड की कुल गैलेक्सी है 10 के पावर 11 है। एक गैलेक्सी में कुल तारों की संख्या 10 के पावर 11 है और कुल तारों की संख्या 10 के पावर 22 है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर लोग देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि तारों का जन्म जो है नेबुला या निहारिका से होता है। तारों के जन्म की अवस्था को प्रोटोस्टार, आदि तारा, भ्रूण तारा, इम्ब्रायो स्टार कहा जाता है। आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है। यह जो है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है कुछ कविताएं हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सीढ़ियों पर धूप जो काव्य है यह रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा जो काव्य है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी, काल तुझसे होर है मेरी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो यह जो प्रयोग है यह सबसे पहले जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया गया 28 नंबर, भारत में गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। तो यह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। भारत में गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता जवाहरलाल नेहरू थे। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ और गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य संख्या वर्तमान में 120 हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें, तो जहाँ पे गुट निरपेक्ष का जो सचिवालय है काठमांडू में है और गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कंबाला युगांडा में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला है यहाँ पे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनके बारे में। 1845 में जर्मनी में मजदूर संघ और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान लिया और 1847 में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। 1867 में इनकी पुस्तक दास कैपिटल हिंदी में पूंजी शीर्षक से को प्रकाशित किया गया और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड था। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर हम सिर्फ जीके का प्रश्न यहाँ पे देखेंगे।
तो यहाँ पे जीके का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 31 नंबर में कि निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम यानी किण्वन के लिए सत्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यही इसमें गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग और सब इसमें सही है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसमें जो था 318 था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। आगे हम इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इनके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए एस.के. धर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, दिया गया कि धर आयोग के निर्णयों की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के बाद पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को, यह डेट याद रखिएगा, इस दिन श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे मैथ का प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग जीके का प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो जीके का यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, जो जीके का यहाँ पे प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 35 नंबर में कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या है 16। आगे हम लोग इसका डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व जो है संघ सरकार को सौंपा गया है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में जनगणना आयुक्त उस समय थे R.A. गोपालास्वामी थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का जो श्रेय है यह स्वीडन को जाता है। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1970 में अमेरिका में हुआ था। आगे है यहाँ पे दिया गया है आगे की वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया और लिंगानुपात 943 हो गया। शिशु लिंगानुपात जो है यह 927 से घटकर 918 हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है यह आंध्र प्रदेश है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है यह उत्तर प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है केरल है और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है यह मेघालय है, जहाँ पे 27.9% की वृद्धि हुई है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है नागालैंड है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है बिहार है। आगे यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है यह अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य जो हैं, पहले है केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। अगला यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा सबसे कम है, उसके बाद जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो यहाँ पे अवधारणा का जो यहाँ पे शुभारंभ है यह कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, बिहार के क्रियान्वित की जाने वाली अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है चयनित परिवारों को सस्ता गेहूँ और चावल आवंटित करना। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। दीपा जो स्थानांतरित कृषि है और संबंधित राज्य हैं। यहाँ पे दीपा है यह किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का है। पालमू जो है यह मणिपुर का है। झूम जो है असम का है। वहीं पे जो बेवर है यह बिहार का नहीं है। बेवर जो है यह मध्य प्रदेश में होने वाली स्थानांतरित है अंतर्राष्ट्रीय कृषि है और इसी को झूम कृषि भी कहा जाता है। इसी कृषि को काटो और जलाओ
अथवा बुश फेलो कृषि भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे दिया गया है कि यह कर्तन दहन प्रणाली की कृषि है। भारत में झूम कृषि के प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंडू, पामाडावी, केमान, बरीगा कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। केरल में पूनम कहते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीबर, मसान, पेंडा और बीरा कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बलरा कहते हैं। मणिपुर में पालमू कहते हैं। झारखंड में कुरुआ कहते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। आगे है यहाँ पे प्रश्न है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। तो यह जो थे कनिष्क के शासनकाल में इन्होंने अपना समय बिताया था। और आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कनिष्क के काल से संबंधित है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी जो थी मथुरा थी। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। और शक संवत को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो आगे इसमें दिया गया है कि कनिष्क के बारे में कि बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुई थी। और कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाणों ने ही सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान जो था यह चरक था। अगला है चरक ने चरक संहिता की रचना की जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। आगे दिया गया है कि कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। आगे हमने यहाँ पे देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेलमिया। B1 की कमी से बेरी मांसपेशियों में कमजोरी, न्यूरॉन डैमेज। B2 की कमी से जीभ में छाले पड़ जाना, ओठ फटना। B3 की कमी से पेलाग्रा, डरमेंटिया, मेमोरी लॉस, डायरिया। और B5 की कमी से हेयर लॉस, बाल सफ़ेद। B6 की कमी से RBC का बनना बंद और एनीमिया, तनाव, किडनी स्टोन होना। B7 की कमी से बाल सफ़ेद होना या झड़ना। B9 की कमी से एनीमिया, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में। B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी। अगला यहाँ पे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस। अगला है विटामिन ई की कमी से उम्र से पहले बुढ़ापा आना, बांझपन। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनना। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि संघीय बजट 2020-21 के यह करंट का प्रश्न है, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि एक दीक्षांत भाषण की रचना के रचयिता कौन है। इसकी जो रचयिता है यह आपके हरिशंकर परसाई है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अगला यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह व्यक्ति व्यय कितना है। तो यह जो है शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। तो कौन है। तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद और 1 निलय होता है यहाँ पे एम्फीबियन में। और यहाँ पे जो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना है। और मेढक एवं सेलामाइंड उभयचर के उदाहरण है। और यह जो है आपके समतापी प्राणी होते हैं और जिसमें नर और मादा दोनों अलग होते हैं और बाह्य निषेचन होता है इनमें। रक्त परिसंचरण की खोज जो है 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो यह जो है दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं।
तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न है दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यह जो है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो यह जो है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसका कार्य करता है। तो उसका जो कार्य है और राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं वही इसका कार्य करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य को राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है वही करता है। और संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। आगे है यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है। आगे है इसमें आगे यहाँ पे दिया गया है कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर थे और लोकसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष है मीरा कुमार है और वर्तमान लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिया गया है कि कोड यानी सार भाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति की माप है? तो यह जो है आपका जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि क्या है? तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे 54 नंबर हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है कि एक लकड़ी है जो यह प्राथमिक ईंधन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न की दिया गया है निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों से न्यारा पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो पंक्तियों की रचना है ताज बौनी के द्वारा यह रचित है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न है दिया गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। दिया गया है कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, जो कि यही इसमें गलत दिया गया। यह दाईं ओर विक्षेपित करता है और बाकी इसमें जो है यह सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि पानी का घनत्व होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है यह 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है इसमें कि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पानी एक गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी और रंगहीन रासायनिक पदार्थ है। घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व किसी पदार्थ की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यह प्रति इकाई आयतन में जल का भार है जो जल के तापमान पर निर्भर करता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का पूर्ण घनत्व नहीं होता है क्योंकि इसका घनत्व तापमान के साथ बदलता रहता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में इसका जो घनत्व है वह अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। दिया गया अगला प्रश्न है कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? इसमें जो है आपका व्यक्तित्व स्वामित्व होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि अगला यहाँ पे जो प्रश्न है यह दिया गया है 62 नंबर। निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो यह जो है आपका यूरोप में सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर है। इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है यूरोप में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। वर्तमान समय में विश्व में जनसंख्या घनत्व जो है वह 51.045
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है सिंगापुर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप जो है एशिया है। और यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जो शहर है यह वेटिकन सिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे जो प्रश्न है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी, तो इसमें कितनी थी? तो इसमें 243 थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे लोग प्रश्न देखते हैं। अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिया गया कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? यह जो कहा था यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो यह जो बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो अभी तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशनों का प्रावधान किया गया है। पहला है 1961 के दहेज प्रतिबंध विधेयक पर जवाहरलाल नेहरू के समय, और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम के लिए मोरारजी देसाई के समय, 2002 में आतंकवाद निवारक जो पोटा है अधिनियम उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे दुर्बल अन्योन क्रिया है, तो यह जो है गुरुत्वीय बल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न है दिया गया है कि निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? तो इसमें से जो है सोडियम प्लस का जो आकार है ये सबसे छोटा होता है। अगला यहाँ पे रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है, तो यह टेफ्लॉन की परत होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है वह है, तो यह जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है छायावादी युग के कवि हैं, तो यह है जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे है दिया गया कि ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इन्हें कुंज फुक्से के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है, तो यह जो है मांग का अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न दिया गया है। अगला यहाँ पे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो यह जो करते हैं बहुमत से आयोग स्वयं करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीआई मार्क्सवादी है, बसपा है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, इससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्य सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा उस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। तो अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो दिया गया है कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है, तो यह जो है मीथेन गैस से बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इनका नाम है मेंडल। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है। यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि आगे है यहाँ पे निम्न में से कौन पादप समूहों में दोनों बीजाणुविद और युग्मोविद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? यह होता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में।
इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो जीके का हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे दिए गए एक प्रश्न है कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है प्रछाया यानी अम्बरा कहलाता है, प्रछाया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है दिया गया कि सही कथन का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याश टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। तो अगला यहाँ पे एक करेंट का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। तो आगे यहाँ पे दिया गया है 91 नंबर दिया गया है, विश्वेश्वरैया लौ और इस्पात लिमिटेड डैश किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे 93 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एडिशन रोग है यह थायराइड ग्रंथि से को प्रभावित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके, यानी इनमें से कौन सा जो कथन है वह गलत दिया गया है सफ़ेद और लाल फास्फोरस के बारे में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH2 में विलयशील है, यही इसमें गलत दिया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न है यह यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्सा ग्लोमेरुल कोशिकाएं रेनिन का स्राव करती है, यही इसमें गलत है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो यह जो थे नाजीवाद के संस्थापक एडोल्फ हिटलर थे। हिटलर का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 97 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो यह जो कहा है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे जो प्रश्न है 98 नंबर, राजपूत काल में समाज में नवीन जाति का उदय हुआ था। तो किस नवीन जाति का उदय हुआ था राजपूत काल में? तो यह कायस्थ जाति का उदय हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक जो थे यह बृहद्रथ थे, बृहद्रथ। और मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखतकृत मुद्रा राक्षस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे इसमें है कि धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आगे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने, अगला यहाँ पे है इसमें कि चंद्रगुप्त ने जैनित गुरु भद्र बाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनी द्वारा लिखित पुस्तक जो है यह इंडिका है। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के रूप में जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है अशोक के बारे में। तो दिए गए कि अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावन के अनुसार मास की गुर्जरा नेटूर उदय गोलन लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो जो रॉकेट का जो कार्य प्रणाली का जो सिद्धांत है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 प्रश्न को देखा है, जिसमें से जो जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।